हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 17 अगस्त 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ने रिजर्व फंड से केंद्र सरकार को कितने करोड़ रुपए देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 47,630 करोड़, ऑप्शन बी 57,128 करोड़, ऑप्शन सी 55,512 करोड़, ऑप्शन डी 62,145 करोड़। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ने अपने अहम बैठक में बैंक के रिजर्व फंड से 57,128 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह राशि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए दी जा रही है। इसके पिछले वर्ष के लिए केंद्र सरकार को आरबीआई ने कुल 1.76 लाख करोड़ रुपए की राशि दी थी। केंद्रीय बैंक के फंड से केंद्र को कितनी हिस्सेदारी दी जाए, इसको लेकर लंबे समय से बहस होती रही है। इस वजह से सरकार और आरबीआई के पूर्व गवर्नरों के बीच रिश्ते भी असहज हुए थे। बहरहाल, कोविड-19 की वजह से राजस्व संघर्ष के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही केंद्र सरकार को इससे मामूली राहत मिलेगी। आरबीआई की तरफ से जारी सूचना में बताया गया है कि केंद्रीय बोर्ड की बैठक में वर्ष 2019-20 के लिए सरप्लस के तौर पर 57,128 करोड़ रुपए देने की राशि केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का फैसला किया गया है। साथ ही आपातकालीन फंड जीडीपी के 5.5% पर बनाए रखने का फैसला किया गया। बोर्ड की बैठक गवर्नर डॉक्टर शांति कांत दास की अध्यक्षता में हुई और इसमें वित्त मंत्रालय के 2 वरिष्ठ सचिवों ने भी हिस्सा लिया। बात करें आरबीआई के आय की, तो आरबीआई को हर वर्ष करेंसी, सराफा व बॉन्ड कारोबार से अरबों रुपए की आय होती है। कुछ वित्तीय संस्थानों में आरबीआई की सीधी हिस्सेदारी है जिससे उससे लाभांश मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 57,128 करोड़ रुपीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा डरबुक सियोक रोड निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी लद्दाख। देखिए, पूर्वी लद्दाख में स्थित डरबुक सियोक रोड रणनीतिक वजह से चीन की आंखों में खटक रहा है। पूर्वी लद्दाख में DSDBO रोड के नाम से चर्चित इस सड़क ने भारतीय सेनाओं को चीन की चुनौतियों का जवाब देने के लिए रणनीतिक बढ़त दी है। हर मौसम के लिहाज से सदाबहार इस सड़क की रणनीतिक अहमियत के मद्देनजर ही चीनी सेना पूर्वी लद्दाख के इलाकों में LAC पर शरारतपूर्ण अतिक्रमण से बाज नहीं आ रही है। डरबुक सियोक रोड से चीन की बढ़ी बेचैनी की वजह इससे जुड़े 3 अहम रणनीतिक मोर्चे हैं, जो भारतीय सेनाओं को चीन के साथ पाकिस्तान पर सतर्क निगाह रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेह से शुरू होकर करीब 220 किलोमीटर लंबी यह सड़क डरबुक और सियोक वैली को जोड़ते हुए चीन से लगी LAC के करीब तक आती है। पेंगोंग झील, इसके और गलवान घाटी से गुजरने यह सड़क भारत को अक्साई चीन के क्षेत्र में भी सीधे निगाह रखने की जरिया बनी है। साथ ही दुनिया के सबसे ऊंची दौलत बेग ओल्डी यानी DBO हवाई पट्टी को भी जोड़ती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई इस हवाई पट्टी को भारत ने 1962 में चीन के साथ युद्ध के समय चालू किया। हालांकि उसके बाद 2008 तक इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल पूरी तरह बंद ही रहा है। DSDBO रोड के निर्माण की प्रगति के साथ ही 2013 में भारत ने अपना सबसे बड़ा परिवहन विमान C-130J को यहाँ उतार कर इस हवाई पट्टी को नई जिंदगी दी थी। भारतीय सेनाओं और LAC को पर अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए इस दोहरे संपर्क का फायदा मिला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने संस्कृति और सभ्यता के तर्ज पर अपना नया राज्य के प्रतीक चिन्ह लागू किया? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मणिपुर। देखिए, झारखंड राज्य के गठन के बाद से ही लागू राज्य का प्रतीक चिन्ह अब बदल गया है। नई दिशा, सोच और संकल्प की प्रेरणा के साथ तैयार राज्य सरकार के इस नए प्रतीक चिन्ह को लोकार्पण राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा संसद से शिबू सोरेन व स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की उपस्थिति में शुक्रवार को रांची के आर्यभट्ट सभागार में किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि नए प्रतीक चिन्ह में झारखंड की संस्कृति, सभ्यता के अलावा पूरे भारत की भावना समाहित है।
पूर्व में भी राज्य सरकार का प्रतीक चिन्ह था, लेकिन संभवतः नए प्रतीक चिन्ह की परिकल्पना का उद्देश्य झारखंड की विराट संस्कृति और जनहित की विचारधारा को इंगित करना है। इसे राज्य की जनता की संवेदनाओं से जोड़ने की पहल की गई है। उनके अनुसार नया प्रतीक चिन्ह चक्राकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। उन्होंने इसकी कई अन्य विशेषताओं के बारे में भी बताया। प्रतीक चिन्ह के लोकार्पण के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नए प्रतीक चिन्ह को देखकर ही लोग गौरव महसूस करेंगे। यह झारखंड की संस्कृति, समृद्धि, अस्मिता और चेतना का प्रतीक है। कार्यक्रम के दिखाए गए एक वीडियो में मुख्यमंत्री ने प्रतीक चिन्ह के उकेरे गए हाथियों पर कहा कि झारखंड का राज्य के पशु हाथी असली ताकत की पहचान है। ये अनुशासन सिखाते हैं। झारखंड के लोग भी अनुशासन प्रिय हैं, लेकिन उनके विरुद्ध अन्याय होने पर वे संघर्ष के लिए भी तैयार रहते हैं। राज्य का नया प्रतीक चिन्ह बदलाव का सारथी है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री तथा स्पीकर के अलावा उपस्थित मंत्रियों को नए प्रतीक चिन्ह भेंट किए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन कोड की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1972, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1950, ऑप्शन सी 15 दिसंबर 1971, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1999। देखिए, पिन कोड संचार मंत्रालय के पूर्व सचिव श्रीराम भिकाजी वेलांकर की देन है। इसकी शुरुआत भारत में 15 अगस्त 1972 को हुआ। पिन कोड सिस्टम का प्रारंभ इसलिए किया ताकि डाक को आसानी से छांटा जा सके, क्योंकि अक्सर कई बार समय इलाके में होने की वजह से काफी कंफ्यूजन देखी जाती है। ऐसे में यह पता लगाना परेशानी का सबक बन जाता है कि डाक को किस इलाके में भेजना है। अलग अलग भाषाओं के प्रयोग से भी स्थिति असहज हो जाती है। काफी बार लोग ऐसा लिखते हैं कि जिससे पता साफ साफ नजर नहीं आता है। इस सब के कारण ये जरूरत महसूस की गई कि इलाकों की नंबरिंग की गई। आपको बता दें कि पिन कोड की शुरू से तीसरा अंक जिले के लिए होता है। इसमें शुरू का 2 अंक राज्य के लिए होता है, वही आखिरी का 3 अंक डाकघर के लिए होता है। यह 6 अंकों की विशिष्ट नंबर होता है। देश को 9 पिन कोड क्षेत्रों में बांटा गया है। आखिरी क्षेत्र सेना के लिए आरक्षित है। इसके जरिए गलत पते और असमान नाम वाले स्थानों के कारण होने वाली दुविधा से निजात मिली। तो इसका सही आंसर होगा 15 अगस्त 1972। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत की तर्ज पर शुरुआत होने वाला नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में कुल कितने प्रमुख स्तंभ होंगे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 9। देखिए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अनुसार नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन 6 प्रमुख ई स्तंभ है। यह काफी हद तक पहले से चल रही आयुष्मान भारत की तर्ज पर काम करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत शामिल होने वाले डॉक्टरों की डिजिटल सूची तैयार की जाएगी, जिसे डिजी डॉक्टर के नाम से जाना जाएगा। कोई भी व्यक्ति डिजी डॉक्टर के माध्यम से अपनी बीमारी से संबंधित बेहतर डॉक्टर से संपर्क कर सकता है। इसी तरह से इस योजना के तहत पंजीकृत होने वाले अस्पतालों और जांच करने वाली लैब की अलग से डिजिटल सूची तैयार की जाएगी। इन अस्पतालों व लैब में होने वाले सभी इलाज और जांच डिजिटल रूप से पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड में रखा जाएगा। जाहिर है, जो डॉक्टर और अस्पताल इस योजना में शामिल नहीं होंगे, उनका डिजिटल रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन कोई व्यक्ति यदि व्यक्तिगत रूप से अपने मेडिकल रिकॉर्ड को इसमें अपलोड करना चाहे तो उसे इसकी छूट होगी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डिप्टी सीईओ डॉक्टर प्रवीण गेडान ने उम्मीद जताई है कि देश के अधिकांश डॉक्टर और अस्पताल इस योजना में शामिल होंगे और आम जनता का सारा मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सामने होगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के 2 स्तंभों ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन पर काम होना बाकी है। इस रास्ते में कुछ कानूनी अड़चनों के दूर होने के बाद इन्हें भी चालू कर दिया जाएगा। ई फार्मेसी में लोगों को घर तक सस्ती दवाइयां पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं टेलीमेडिसिन के तहत घर बैठे डॉक्टरों की सलाह ली जा सकती है। इन सभी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य आम जनता को सर्वसुलभ, बेहतरीन और सस्ता चिकित्सा उपलब्ध कराना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार स्थापित की गई स्वदेशी निर्मित लेजर गन निम्न में से किसके द्वारा निर्मित की गई है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी आईडीआर, ऑप्शन डी एनआईटी। देखिए, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के समय अवैध सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।
भारत में निर्मित ड्रोन रोधी लेजर गन से आसमान पर नजर रखी जा रही थी। यह लेजर गन किसी भी प्रकार के ड्रोन हमले से बचाव रखने में सक्षम है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की 4 प्रयोगशालाओं में निर्मित इस ड्रोन रोधी प्रणाली में कई खूबियां हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह तकनीक 3 किलोमीटर दूर से ही माइक्रो ड्रोन का पता लगा लेती है और कमांड व कंट्रोल लिंक को जाम करके या ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर ऊर्जा आधारित हथियार की मदद से 1 किलोमीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर दूर के ड्रोन को ध्वस्त कर सकती है। लेजर गन कितनी दूरी में ड्रोन को मार गिराती है, यह उसके आकार प्रकार पर निर्भर करता है। यह तकनीक देश के पश्चिमी और उत्तरी सेक्टर में बढ़ती ड्रोन गतिविधियों के खिलाफ प्रभावी जवाब साबित हो सकती है। बताते हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर भी इस लेजर गन को तैनात किया गया था। गत दिनों 15 अगस्त को लेकर खुफिया विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया था। इसमें कहा गया था कि आतंकी संगठनों के अलावा खालिस्तान समर्थक स्वतंत्रता दिवस पर अशांति फैला सकते हैं। इसके बाद लाल किले और उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस व अर्धसैनिक बल के अलावा अन्य एजेंसियों के जवान की तैनाती लाल किले क्षेत्र में की गई थी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ियों को रोका जाए। 31 जुलाई को दिल्ली के पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने एक आदेश जारी कर सुरक्षा कारणों में 15 अगस्त तक राजधानी में UAV यानी मानव रहित विमान, पैराग्लाइडर्स और गर्म हवा के गुब्बारे आदि को उड़ाने पर रोक लगा दी गई थी। दरअसल वर्तमान में ड्रोन और हल्के फुल्के उड़ने वाले एयरक्राफ्ट सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने पर दुश्मन अथवा आतंकी संगठन हमला के लिए ड्रोन का प्रयोग करते हैं। विदेश में इस प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी है। इसके मद्देनजर लाल किले पर पहली बार भारत में निर्मित ड्रोन रोधी लेजर गन स्थापित की गई थी। हाल के महीनों में नियंत्रण रेखा पर तैनात जवानों ने कई बार पाकिस्तान में बने ड्रोन को पकड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, DRDO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 15 अगस्त 2020 को शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत, ऑप्शन बी मेजर अनिल उर्स, ऑप्शन सी हवलदार अशोक कुमार दुबे, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सेना के जवानों के लिए वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया गया था। राष्ट्रपति ने इन पुरस्कारों को मंजूरी दे दी थी। इसमें 4 जवानों को शौर्य चक्र देने का फैसला हुआ था। इसमें 3 जवान जम्मू कश्मीर के आतंकरोधी अभियान से जुड़े हैं। शौर्य चक्र पाने वालों में कर्नल कृष्ण सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक कुमार दुबे शामिल है। सॉरी, इसमें मैं अशोक लिख दी, ये आलोक होगा, ठीक है। आलोक कुमार दुबे को शामिल है। वायुसेना के विंग कमांडर विशक नायर को भी शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा। युद्ध के इतर वीरता के लिए शौर्य चक्र प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति ने सेना के 60 जवानों को सेना मेडल, नौसेना के 4 जवानों को नौसेना मेडल और वायुसेना के 5 जवानों को वायुसेना मेडल की मंजूरी दी है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख चक्र की, वीरता चक्र की। तो देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को प्रथम 3 वीरता पुरस्कार अर्थात परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र प्रारंभ किए गए, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। इसके पश्चात भारत सरकार द्वारा दिनांक 4 जनवरी 1992 को अन्य 3 वीरता पुरस्कार अर्थात अशोक चक्र श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2 और अशोक चक्र श्रेणी 3 प्रारंभ किए गए थे, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। इन पुरस्कारों को जनवरी 1967 से क्रमशः अशोक चक्र, कृति चक्र और शौर्य चक्र के रूप में पुनः नाम दिया गया था। ये वीरता पुरस्कार वर्ष में 2 बार घोषित किए जाते हैं, गणतंत्र दिवस के अवसर और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। इन पुरस्कारों की वरीयता क्रम परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र है। बात करें परमवीर चक्र की, तो यह भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य पुरस्कार है और यह पुरस्कार दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की सूरवीरता और बलिदान के लिए जाता है। ज्यादातर स्थितियों में यह सम्मान मरणोपरांत दिया जाता है। बात करें महावीर चक्र की, तो महावीर चक्र भारत का युद्ध के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता को प्रकट या सूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। वरीयता क्रम में यह परमवीर चक्र के बाद आता है। बात करें वीर चक्र की, तो वीर चक्र भारत का युद्ध के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों को असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है।
बात करें कीर्ति चक्र की तो कीर्ति चक्र भारत का शांति के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को साधारण वीरता या प्रकट शूरता का बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जाता है। वरीयता में यह परमवीर चक्र के बाद आ सकता है। बात करें अशोक चक्र की तो अशोक चक्र भारत का शांति के समय का सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, वीरता पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। अशोक चक्र राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र पदक सम्मान सेना के जवान, आम नागरिक को जीवित या मरणोपरांत दिया जाता है। बात करें शौर्य चक्र की तो शौर्य चक्र भारत का शांति के समय वीरता का पदक है। वीरता की वरीयता में यह कीर्ति चक्र के बाद आता है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को शांति काल के समय असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 12 अगस्त 1919, ऑप्शन बी 15 जून 1921, ऑप्शन सी 10 अप्रैल 1915, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1918। देखिए, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के शताब्दी समारोह के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा उन्हें विशेष रूप से श्रद्धांजलि देते हुए घोषणा की गई कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा के साराभाई क्रेटर के लिए चित्र लिए हैं। विक्रम साराभाई के बारे में बात करें तो विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था। साराभाई को भारत के खगोल विज्ञान के जनक माना जाता है तथा उन्होंने देश के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके मुख्य योगदान की बात करें तो डॉक्टर साराभाई के अनुग्रह पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की गई। वो इस समिति के पहले अध्यक्ष थे। वर्ष 1969 में इनकोस्पेयर का पुनर्गठन किया गया तथा इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो कर दिया गया। साराभाई ने वर्ष 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की। PRL में पहला शोध ब्रह्मांडीय किरणों पर किया गया। उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के पास एक छोटे से गांव थुम्बा में भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण स्थल स्थापित किया। विक्रम साराभाई को भारत में केबल टेलीविजन लाने का भी श्रेय दिया जाता है। नासा के साथ उनके संबंधों के परिणाम स्वरूप वर्ष 1975 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के निर्माण में साराभाई की प्रमुख भूमिका थी। वह भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। विक्रम साराभाई को भारत की प्रगति के योगदान के लिए 1966 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 12 अगस्त 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री के द्वारा रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए घातक, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी उन्नति, ऑप्शन डी सृजन। देखिए, रक्षा मंत्री ने रक्षा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सृजन लॉन्च किया है। बात करें इसके मुख्य बिंदु की तो इस पोर्टल में उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा आयात की जा रही है। इससे देश के घरेलू उद्योगों को इन विशिष्ट वस्तुओं पर अधिक जानने और ध्यान केंद्रित करने की मदद मिलेगी। भारत सरकार इन वस्तुओं के डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उच्च प्रोत्साहन भी प्रदान कर रहा है। इसलिए पोर्टल अंततः इन वस्तुओं के निर्माण से भारतीय रक्षा उद्योगों को बड़े पैमाने पर लाभान्वित करने में मदद करेगा। इसके बदले में भारत की रक्षा आयात को कम करेगा और रक्षा उत्पाद को स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगा। बात करें सृजन के बारे में तो रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और आयुधि निर्माण बोर्ड पोर्टल पर उन वस्तुओं को प्रदर्शित करेंगे जिन्हें आयात किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने IIT और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ 2 समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। यह योजना भारत को अन्य देशों से आयात करने के बजाय उनकी स्वयं की तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह संयुक्त उद्यमों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। इस योजना के अनुरूप पर बात करें तो इस पोर्टल के शुभारंभ के दौरान गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कंप्यूटेशन और क्षेत्र की प्रगतिशीलता और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे क्षेत्रों के सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सृजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा राजभाषा अधिनियम में किस उच्च न्यायालय के द्वारा 30 जून को पर्यावरण प्रभाव आकलन ड्राफ्ट 2020 अधिसूचना को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी 22 भाषाओं के अनुवाद करने का आदेश दिया था? ऑप्शन ए दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी बम्बई उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद बोबड़े ने केंद्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को प्रशासन में हिंदी और अंग्रेजी भाषा तक सीमित नहीं रहते हुए अन्य देशज भाषाओं को शामिल करने के लिए आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 में संशोधन करने के विचार करना चाहिए। ये हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 30 जून को पर्यावरण प्रभाव आकलन ड्राफ्ट 2020 अधिसूचना को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी 22 भाषाओं में अनुवाद करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार द्वारा इस आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। बात करें इसके संवैधानिक प्रावधान की, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1) में यह प्रावधान है कि जब तक संसद द्वारा अन्य व्यवस्था को न अपनाया जाए, उच्चतम न्यायालय व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। अनुच्छेद 348(2) में के 2 के तहत किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है, परंतु न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, आज्ञा अथवा आदेश केवल अंग्रेजी में ही होंगे। अगर बात करें इसके अन्य कानूनी प्रावधानों की, तो आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों, पारित आदेशों में हिंदी अथवा राज्य की किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है, परंतु इसके साथ ही इसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न करना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली उच्च न्यायालय। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और यूपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर के लिए आप रूरल एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।